हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जहां अपन ने कल पढ़ा कि रामानुजन संख्या कौन सी है, क्रमगत संख्या कौन सी है, पाइथागोरियन संख्या कौन सी है। रामानुजन संख्या तो कौन सी बताई थी? दो संख्याओं के घनों का योग यदि अन्य दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है तो वो कौन सी संख्या है? रामानुजन संख्या होती है। यहाँ तक देखा था। क्रमगत संख्या कौन सी होती है? क्रमगत संख्या में अगली संख्या पिछली संख्या से एक अधिक होती है, वो कौन सी है? क्रमगत संख्या है। और पाइथागोरियन संख्या में आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यदि अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो कौन सी संख्या है? पाइथागोरियन संख्या है। जैसे अपन ने लिया एक 5, एक ले लिया 3 और एक 4, ये पाइथागोरियन संख्या है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है 5। 5 का जो वर्ग है वो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। सही है। तो ये तो कितना हो गया? 25, ये हो गया 9 और ये 16। सही है। तो ये 25 हो गया और ये भी कितना हो गया? 25। तो ये दोनों कौन सी, ये तीनों कौन सी संख्या कहला जाएंगी? पाइथागोरियन संख्या। ऐसे अपन और भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ले लें 10 ले लें, 6 ले लें और 8 ले लें, तो ये भी कौन सी है? पाइथागोरियन संख्या होती है। यहाँ तक आगे समझ में। अगर कोई चैनल से नया जुड़ा स्टूडेंट तो उससे रिक्वेस्ट है कि पिछले नंबर सिस्टम के अपना यहाँ से 3 वीडियो जारी किए गए हैं, वो 3 वीडियो आप देखें फिर आगे चलें। उन वीडियो को देखने से आपको एक रूटीन बन जाएगा और जिससे आपके जल्दी समझ में आएगा। और चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपन इनके लिए जानते हैं कि इन संख्याओं का योग कैसे होगा। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम एन प्राकृत, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग सदैव n स्क्वायर होता है, याद रखना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। और यहां पर अगर दूसरा लें अपन, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। विषम का तो n स्क्वायर है, सम का जो है वो n इंटू n प्लस 1 होता है। कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। और यहीं पे अगर इनके बाद में देखें तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सदैव याद रखना आप सम का आधा होता है। सम का कितना है? n गुणा n प्लस 1/2। क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो सम की आधी होती है। पहली आप देखें, अगर सम संख्या जो है वो सम संख्या आएगी 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे चलती जाएंगी। तो प्राकृत संख्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये इसकी आधी है। तो सम के योगफल का कितना हो जाता है? यहाँ आधा हो जाता है। तो विषम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल तो कितना है? n स्क्वायर है। जबकि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी क्रम में अगर आगे चले अपन तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग सदैव n इंटू n माइनस 1/2 होता है। सही है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेहद, यानी जहां n बराबर है पदों की संख्या, n बराबर है पदों की संख्या, यानी उस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? ये क्या होता है? यहाँ पर n होता है। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है, जबकि सम का n इंटू n प्लस 1 है और प्राकृतक का सम का आधा हो जाएगा। और जब पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो जैसे प्राकृतक में +1 था तो यहाँ कितना हो जाता है? -1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी क्वेश्चंस में जो ये n बताया गया है, याद रखना n पदों की संख्या होता है। क्या होता है? n पदों की संख्या। इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अपना मेथड सही है या नहीं है। जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा?
सही है ये। तो पहली बात, ये कितनी संख्या है अपने पास 5, तो यहां पर अपने देखा इनका योगफल n स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 25। यही क्या है अपना आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक तरीके से सोल्व कर दो, प्रथम विषम संख्या कौन सी है 1 है, फिर कितनी आएगी 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, हो गई बात। जोड़ के देख लें, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 25। सही है। अगर आपको कह देता प्रथम n 25 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो याद रखना 25 का स्क्वायर 625 हो जाता। आपको कह देता प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 आएगा। आपसे कह देता प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 900 होगा। प्रथम 31 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 961 होगा। अगर आपको कह देता प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 2025 हो जाता। सीधा सीधा क्या करना है, उन पदों का क्या कर दे, संख्या का क्या कर देना, आपको वर्ग कर देना है। वही क्या होता है, विषम संख्याओं का योगफल होता है। यहां आप कितने भी क्वेश्चन ऐसे बना के चेक कर सकते हैं, फिर बेसिक मेथड से चेक कर लें। सही है, आगे चलते हैं। मान लो आपको कह दिया जाए प्रथम 5 सम पदों का योग कितना होगा। सही है, तो अपने जाना कि सम संख्याओं का योगफल कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इतना होता है। अब यहाँ पे n का मान कितना है 5, और ये 5 और 1 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। सही है, ये तो है ट्रिक। अगर आपको बेसिक मेथड में जाना है तो आप प्रथम वो संख्याएं निकालें जो सम है। तो पहली सम तो कितनी आएगी 2, फिर 4, फिर कितनी आ जाएगी 6, फिर कितनी आ जाएगी 8 और फिर कितनी आ जाएगी 10, हो गई 5। जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सीधा क्या करना है, आपको n इंटू n प्लस 1 लेना है। मान लो आपको कहा प्रथम 10 सम पदों का योगफल कितना है, ये 10 और ये 10 और 1 11, 10 को 11 से गुणा करते कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको कह दिया जाए प्रथम 11 है तो क्या करेंगे 11 गुणा 12, अगर 21 बोले तो 21 गुणा 22, अगर 30 बोले तो 30 गुणा 31। बस सिंपल सा मेथड है। बस याद रखना है n क्या है यहाँ पदों की संख्या। नहीं है तो बेसिक मेथड में ओपन करके देख लें आप। सही है, जहां तक आ गई बात समझ। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद में अपन प्राकृत संख्याओं पर। तो देखिए मान लो आपको कह दिया जाता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। मान लो ये क्वेश्चन। सही है, तो एक बार तो अपन तरीके से करते हैं। क्या होता है, सम का आधा होता है, यानी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जहां n क्या है पदों की संख्या। तो n का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट 5, तो यहां पर रख देंगे अपन 5 और 1 6 बटा कितना कर देंगे 2, ये इसको काट देगा तो ऊपर तो कितना 30, तो आंसर कितना हो गया 15 हो गया। ये तो है अपनी ट्रिक। सही है, थोड़ा बेसिक मेथड में जाएं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो 5 प्राकृत संख्या ढूंढ लो प्रारंभिक। पहली तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, जोड़ के देख लो इन्हें कितना आएगा 15 आएगा। बस सीधा क्या करना है, एक वो संख्या लो 1 बढ़ाओ और आधा कर दो, संख्या लो 1 बढ़ाओ और आधा कर दो। सही है, यानी जस्ट सम का क्या होता है हाफ। इसके बाद में अपन समझते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। आपको कहते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लो ये क्वेश्चन है, सपोज दैट। बस इतना फर्क है कि यहाँ पे +1 है और पूर्ण में क्या जाता है -1, यानी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये इसको कैंसिल कर देगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 20, तो यहाँ देख लें कितना हो जाएगा 10। अगर बेसिक मेथड में चले तो ये 0 से होगी, 0 1 2 3 4, हो गई 5। जोड़ के देख लो 7 7 और 3 10। तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। अगर आपको मान लो पूछ लिया जाता प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो क्या करेंगे 100 गुणा 101 बटा 2, तो 50 50 हो जाएगा, यानी 5050। अगर ये पूर्ण होता तो यहाँ 100 है तो यहाँ 99 हो जाता। समझ रहे हैं। अगर ये सम होती तो नीचे 2 नहीं आता।
इतना है। तो आप ऐसे इन संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। आगे यहां तक बात समझ में? ये तो इन संख्याओं का क्या है, योगफल। अब यहां अपन ने देखा कि ये केवल संख्या वो है जो सिंगल है, कई बार इनके स्क्वायर में भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्या होता है इनके स्क्वायर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखें, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रथम आपसे मान लो कह दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं योगफल। आप चाहे तो ये प्रथम हटा सकते हैं यहां से, इसमें तो वही चलेंगे, n ही ले दो। देखिए हम प्राकृत संख्याओं का योगफल था भी। अब यहां थोड़ा सा चेंज होगा, अगर प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालते हैं अपन तो कितना आ रहा है, n इंटू n प्लस 1/2। ये तो क्या है, उन जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे है, लेकिन कई बार क्या होता है इनके वर्गों का योग पूछ लेता है। किसका पूछ लिया जाता है, वर्गों का। तो यहां अगर वर्गों का पूछ ले तो थोड़ा सा ही चेंजेज है, जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये संख्या लिखी कैसे जाएंगी, पहले ये तो 1 2 3 4 थी, लेकिन यहां आएगा ऐसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और यहां 3 का वर्ग, और ये चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, और कहां तक चल जाएगा, n तक। अगर ऐसा है, वहां सिंगल है, यहाँ क्या है, वर्ग है, तो आपको क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1/6। सही है, ये क्या कर देना है, n इंटू n प्लस 1, इतना तो पहले भी था, अब 2n प्लस 1 से इंटू करना है, अपॉन में कितना ले आना है, 6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है। किसका होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन ये n, ये यहाँ क्या है, अंतिम पद है, यहाँ n क्या है, अंतिम पद। इसी तरीके से विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये याद रखना किस तरीके से चलेगा, पहले बताइए किस तरीके से चलेगा। यहाँ 1 का वर्ग आएगा, फिर 3 का आएगा, फिर 5 का आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू तो 2 की डिफरेंस से चलेगा, और यहाँ क्या आ गया, n स्क्वायर। सही है, तो यहां पर याद रखना ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। सही है, यहां कितना था, 2n था, यहां बस n प्लस 2 आ जाता है, नीचे वही 6 रहेगा। सही है, ये किसका है, ये तो है प्राकृत संख्या का, और ये है विषम का। इन दोनों में अगर अपन देखें, जहां n, यहां पर n देखो कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो n क्या होगा, अंतिम पद होगा। n क्या होता है, अंतिम पद। सही है, और अब यहां पर बात चले कि यहां पर सम तो आया ही नहीं, सम की कोई आवश्यकता नहीं है, वो प्राकृत संख्याओं से ही निकल जाता है। यहां तक आगे बात समझ में, बस याद रखना है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, और सम का अपने आप बन जाएगा। सही है, ये योगफल और ये डिफरेंस है, इनमें स्क्वायर आता है और इनमें स्क्वायर नहीं आता है। यहां तक आगे से बात समझ में, आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी बेसिक मेथड में वो संख्याएं निकाल के आप पूरी की जोड़नी पड़ेंगे। आप 20 तक दे दे तो 20 तक जोड़ो, लेकिन उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा। इसलिए बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मान लो आपको कह दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। मान लो ये क्वेश्चन है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चलेगा कैसे, पहले 1 आएगा, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, और फिर प्लस 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 10 का आएगा। अब यार 10 ही वो अंतिम पद ही होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में कंटिन्यू 1 से स्टार्ट होगी। सही है, अब यार करना क्या है आपको था n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना था, 6। तो n का मान हो गया 10, ये 10 और 1 11,
और ये 10 में 20, 20 और 1 21, सही है। अपॉन में कितना जाएंगे 6, 3 से काट लेते हैं तो ये तो कटा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, सॉरी यहाँ देखें एक बार, थोड़ा सा अलग कर दिया। यहाँ तो आ गया अपना कितना 10, यहाँ हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा 21, अपॉन कितने हो गए 6, सही है। ये तो कट जाएगा अपना कि 2 से कट गया ये 5 बार, और ये कितनी बार कट गया 3 बार, 3 इसको काट देगा 7 बार, सही है। 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 कितने हो जाएंगे 385 हो जाएंगे। यही क्या है अपना आंसर है, समझ गए। मान लो आपको पूछ लेता या कह दिया जाए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, सही। तो आपको करना क्या है, पहले तो अपन ये कैसे चलेंगी, कैसे ये समझें, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, सॉरी ये कौन सी है प्राकृत, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और यहाँ डॉट 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 कितना आ जाएगा 20 का वर्ग। तो n का मान कितना हो गया 20 हो गया, n का मान कितना है 20, तो ये तो हो गया कितना 20, सही है। और 20 और 1 21, ये 20 दूनी 40, 40 और 1 41 बटा 6, बटा कितना आ जाएगा 6। तो अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2870 हो जाता है, सही है। कितना हो जाएगा 2870। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाता 30 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो याद रखना कितना आ जाता 9455 आ जाता है, यानी 9455। ये कितने तक होता है 30 तक। याद रखना आपका प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 385, 20 तक 2870 और 30 तक 9455। ये क्वेश्चन जो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और मोस्टली पूछा जाता है। अब इसमें लगातार इनको जोड़ते चलेंगे तो समय लगता है ज्यादा, बस आप डायरेक्ट याद या तो फॉर्मूला याद कर लें या सीधा याद रख लें कि 10 तक तो 385, 20 तक 2870 और 30 तक 9455 होता है। यहां तक आगे बात समझ में क्लियर। तो थोड़ा आगे चलते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि आपको लिख दिया है क्वेश्चन, नोट करा दिया कि यहाँ लिख दिया 2 का वर्ग, यहाँ लिख दिया 4 का वर्ग, अब यहाँ लिख दिया 6 का वर्ग और प्लस प्लस प्लस, और यहाँ लिख दिया 20 का वर्ग। समझ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा समझिए, मैंने कोई आइडेंटिटी लिखी नहीं है सम की, तो लेकिन ये होगा प्राकृत संख्याओं से। आप इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और यहां तक कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, सही है। अगर इससे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 4, और ये अभी सोल्व किया था प्रथम प्राकृत संख्या है कितनी 10, तो कितना था 385, तो यहां को सीधा ये अपन कितना रख सकते हैं 385 कर सकते हैं, सही है। अब इसे गुणा कर देंगे तो 4 पंजू 20, सही है। फिर कितना हो गया 32 32 और वो 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और 12 ये 15 1540 हो जाएगा, सही है। कितना आ जाएगा 1540। अगर ये 40 तक होता तो यहाँ 2870 आ जाता, क्योंकि ये फिर 20 तक ही लिखा जाता। समझ रहे हैं। तो ऐसे भी अपन इनको हल कर सकते हैं। यहां तक आगे समझ में। लेकिन स्टूडेंट्स आइडेंटिटी आपके लर्न रहना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी आपके याद नहीं है तो आप इन्हें बेसिक मेथड से ही कर सकते हैं। अब यहां तक लिखना थोड़ा टिपिकल वर्क है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। इतने में इनको बेसिक मेथड से करेंगे, उतने में तो अपन 4% का भी जवाब दे देंगे। तो इसलिए आपको याद करना ये क्या है जरूरी है। आगे यहां तक समझ में। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके वीडियो समझ में आ रहे हैं कि आपको लगता है कि आपका कुछ माइंड में जा रहा है, कुछ भला हो सकता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कई बार क्या है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको कह दिया जाए कि यहाँ तो है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और प्लस और ये चलता जाए, और यहाँ जाए n-1 और यहाँ जाए n, फिर ये n-1 और ये प्लस और ये चलता जाए 3 2 1। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस का योगफल इस पूरी सीरीज का जो यहाँ पर टर्म लिखा है सबसे बड़ा लिखा होगा उसी का स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं। मान लो आपको लिख दिया जाए यहाँ एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये कि 1 + 2 + 3, सही है।
और प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे लिख दिया 74, यहाँ पे लिख दिया 75, यहाँ पे लिख दिया 74 और प्लस 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 ये 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है 75 है ना, तो यहाँ बीच में है ये 75, इसका स्क्वायर कर दो आप, सही है। तो कितना आ जाएगा ये लो, सही है। तो कितना आ जाएगा 5625। मान लो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, सही है। और यहाँ लिख दे 99, यहाँ लिख दिया 500 और फिर लिख दे यहाँ पर कितना 99 और यह प्लस 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 और यहाँ लगा दे 3 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ तक ये सीरीज चल रही है, फिर इसके बाद में घटना शुरू हो जाती है, सही है। तो यहाँ तक अपन यहाँ सबसे बड़ा टर्म कितना है 100 है, तो आप 100 का वर्ग कर दो, वही सीरीज का आंसर है, यानी कितना हो जाएगा 10,000। ये लो, यही अपना क्या है आंसर। आगे बात समझ, एक बार सीरीज यहां तक बढ़ेगी फिर उल्ट घटना शुरू हो जाती है, तो जो सबसे बड़ा टर्म है इस सीरीज में उसी का आप क्या कर देना स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस थोड़ा सा लर्न रखना है, बाकी बेसिक में जाए 100 तक फिर इधर से लिखेंगे तो समय क्या लगेगा आपको ज्यादा लगेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं बचने के लिए आइडेंटिटी आइए मेथड याद रख सकते हैं। आगे यहां तक बात समझ में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं जो वंस डिजिट पे होते हैं। कौन से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं जो वंस डिजिट पे बेस्ड होते हैं। जैसे पहले वंस डिजिट में लिखना, यानी वंस डिजिट का मतलब क्या है इकाई अंक। वंस डिजिट, वन डिजिट का मतलब क्या है आपके पास इकाई अंक, इकाई अंक। देखिए अब इकाई अंक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल ये 10 डिजिट है जिनको अपन अंकों में लिख सकते हैं। नंबर 2 डिजिट से बनता है, बाकी ये क्या है डिजिट है। तो यहां तक अपन देखें इकाई अंक में कई बार अपने को प्रश्न पूछा जाता है, किस पर पूछा जाता है इकाई अंक में, या आप कह सकते हैं इकाई अंक पर आधारित समस्याएं, इकाई अंक पर आधारित समस्याएं। तो यहां क्या होता है इकाई अंक अपने पास कितने हैं 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक। आपको बता दूं इस 1 से लेकर 9 तक को तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। कौन से हैं ये सार्थक है, जबकि 0 जो होता है इनसिग्निफिकेंट कहलाता है असार्थक। याद आ जाएगा। वैसे कई बार सार्थक असार्थक पूछे, असार्थक यहाँ 0 होता है, बाकी इसके अलावा सारे क्या होते हैं सार्थक अंक होते हैं। समझ गए यहां तक। अब इनकी घाते देखे इकाई अंक पूछ लिया जाता है, घाते देखे क्या पूछा जाता है इकाई अंक। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैटर समझना है कि इसमें से एक पूछता कैसे है। जैसे आपको लिख दिया 105 और यहाँ घात लगा दी 79, तो यहाँ इकाई अंक पूछ लेगा आपको, क्या पूछेगा इकाई अंक। ये लो ये पूछ लेगा, या कह दे 107 है या 1107 है, इसकी घात ले दी 59 कह दी। अब यहाँ पे क्या पूछेगा आपको इकाई अंक अलग, या यहाँ इनको ऐड करा के ऐसे भी दे देगा कि बताइए, यहाँ दे दिया 256 और यहाँ दे दिया 111, फिर भी क्या पूछ रहा है इकाई अंक। कई बार माइनस आ जाता है, कई बार गुणा आ जाता है, तो यहाँ समझने वाली बात है केवल इन डिजिट को समझना है। तो इन डिजिट को कैसे समझ सकते हैं अपन, देखिए इनमें से 4 अंक तो ऐसे हैं जिनकी घाते कुछ भी हो, 4 अंक तो इनमें से ऐसे हैं जिनकी घाते कुछ भी हो, इकाई अंक वही आएगा, इकाई अंक वही रिटर्न आएगा। वो अंक कौन कौन से हैं, पहला तो है 0, 0 की घात कुछ हो 0 आता है, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आता है, और 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता है। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घाते कुछ भी हो वापस यही आएंगे। जैसे मान लो आपको 10 की घात लिख दी 2 तो कितना हो गया 100, यही आ रहा है। मान लो आपको 10 की घात लिख दी 3 तो कितना हो गया 1000, तो भी ये कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। अगर 20 की घात 2 लिख दें तो कितना हो गया 400, तो भी कई अंक पे क्या आ रहा है 0। आप 1 का ले लें, जैसे 11 का वर्ग कर दो आप, कितना हो गया 121, देख लो 1 है तो यहाँ 1 ही है। अगर 11 का अपन कर दें क्यूब तो कितना हो गया 1331, तो भी कई अंक पे यहाँ 1 का तो यहाँ 1 ही आ रहा है। 6 का देख लें आप, अगर आप 6 का वर्ग करते तो 216, यहाँ 6 था तो यहाँ 6 है। अगर आप 6 का कर दें कितना क्यूब, सॉरी 6 का ये तो है
क्यूब। अगर 6 का स्क्वायर कर दें आप तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सही है। थोड़ा अगर आगे और समझे और कौन सा लिख रखा है 5, 5 का जैसे अपन करें 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो 5 ही आ रहा है। ये लो 35 का कर लो, 75 का कर लो, जैसे अपन ने 85 का कर लिया। सही है। तो ये कितना हो जाएगा 85 का वर्ग करेंगे तो यहाँ तो 25 हो गया और यहाँ ये लो नॉन टर्म है तो हो गया 7225। यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या रहा है 5। तो देख लो यानी ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घातें कुछ भी हो इकाई स्थान पर यही रिटर्न आएंगे। समझ गए यहां तक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता है जैसे लिख दिया 106। सही है। और यहाँ घात कर दी 16 प्लस यहाँ कहते हैं 105 की घात है 16 और आपसे पूछ लिया बताइए इकाई अंक क्या है। कुछ नहीं करना बस यहाँ देखो 6 तो 6 ही आएगा इकाई स्थान पर। ये कितना है 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा। दोनों को जोड़ो कितने हो गए 11 तो यहाँ कितना है 1। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे होता मान लो आपको कह देता 76 की घात है 102 और यहाँ कह दे 95 की घात है 92। सही है। यहाँ आपको पूछ लिया जाए इकाई अंक तो देखिए क्या करना है बस यहाँ 6 है तो यहाँ 6 ही आएगा। यहाँ 5 है तो 5 गुणा करेंगे कितना हो गया 30। तो इकाई स्थान पर क्या है 0 तो यहाँ 0 ही आएगा। समझ गए। तो यहाँ से अपन इकाई अंक निकाल सकते हैं। आगे इतनी बात समझ में। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं क्योंकि अभी तो 4 ही डिजिट हुई हैं और 6 और बची हैं। अब इनके अलावा है ना 2 डिजिट ऐसी हैं यहाँ पर जो पूर्ण वर्ग हैं। क्या है पूर्ण वर्ग है। वो कौन कौन सी हैं। एक तो है 4 और एक है 9 और ये दोनों संख्या अपनी घात पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है घात पर। अब घात 2 ही प्रकार की हो सकती है या तो विषम या घात हो सकती है सम। या भी घात क्या हो सकती है या तो विषम या हो सकती है सम। देखिए अगर विषम घात है ना 4 की तो 4 ही आएगा और अगर 9 की घात विषम है तो 9 ही आएगा। अगर 4 की घात सम है तो 6 आएगा और 9 की घात सम है तो 1 आएगा इकाई स्थान पर। देखें आप करके देख लो 4 का क्यूब करोगे 64 तो 4 ही आ रहा है। 4 का स्क्वायर करो 16 तो 4 ही आ रहा है। सही है। 9 का देख लो 9 की घात आप करो 3 तो 7 से 29 तो 9 ही आएगा इकाई स्थान पर। 9 का स्क्वायर करो 81 तो 1 ही आया। सही है। तो इनसे भी अपने को क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं जैसे आपको लिख दिया 104 की घात है 71 प्लस 109 की घात है 96। तो देखो यहाँ 4 में घात क्या है विषम तो 4 ही आएगा और यहाँ कितना है 9 की घात क्या है सम है तो कितना आएगा 1 तो कितना कर देंगे 5। मान लो अगर यहाँ गुना होता तो कितना हो जाता 4 एकम 4। समझ रहे। मान लो आपको कह देता है यहाँ 114 की घात है 16 प्लस 106 की घात है 16 और आपको पूछ लिया जाए इकाई अंक। सही है। तो यहाँ सम की 4 की घात तो कितना लिखेंगे समय तो 6 और 6 में कितना आता है कुछ भी हो तो 6 ये हो गया 12 इकाई अंक पर कितना है 2। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। आगे की बात समझ में। तो ये दोनों पूर्ण वर्ग है तो ये ऐसे होगा। सही। अब आता है इसके आगे अपने पास नंबर बच रहे हैं कितने 4 डिजिट और बच रही हैं। कितने डिजिट बच रही हैं 4 और वो 4 डिजिट कौन कौन सी हैं एक तो 2 एक 3 एक 7 और एक 9। पहली बात सॉरी 9 नहीं 8 9 तो हो ही गए ना। तो 2 3 7 8 बच रहा है। पहली बात किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। सही है। अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो ये इकाई स्थान पर कभी भी नहीं आते हैं। पहली बात ठीक है। इकाई अंक नहीं होता किसका पूर्ण वर्ग का। लेकिन यहाँ पर तो जरूर थोड़ी है पूर्ण वर्ग से ही पूछी जाएगी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन। अब पहली बात इसमें ये दो तो है सम। ये दो तो क्या है सम और ये दोनों क्या है विषम है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कैसे। अब 2 और 8 को तो एक साथ ले लो 2 और 8। सही है। ये लो और 3 और 7 ये लो इनको एक साथ ले लेते हैं। सही है। अब इसमें क्या होता है इनकी घात में ना आपको 4 का भाग देना है। घात में कितने का भाग देना होता है 4 का। सही। अब 2 रिजल्ट है या तो वो विभाजित होगी घात या अविभाजित। पहले तो क्या हो सकती है घात विभाजित और या क्या हो सकती है अविभाजित। सही है।
अगर विभाजित है तो यहां बचेगा 6, सही है, और अविभाजित है तो शेषफल से प्राप्त अंक, शेषफल से प्राप्त अंक। लेकिन याद रखना ये शेषफल से प्राप्त अंक से तात्पर्य है जो शेषफल बचे ना वो उस इकाई की घात बनानी है। यानी क्या मतलब है, शेषफल को इकाई अंक की घात में लिखकर अंक प्राप्त करते हैं, बस इतना सा रखना, समझे। क्या लिखा है, घात में कितने का भाग देना है, 4 का। अगर भाग गया पूरा तो विभाजित है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6, नहीं तो अविभाजित है शेषफल से प्राप्त अंक। क्या मतलब है, शेषफल से प्राप्त अंक। शेषफल से प्राप्त अंक से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट्स, कि आप जो शेषफल है ना, शेषफल को इकाई अंक की घात में लिखकर अंक प्राप्त करेंगे। यानी शेषफल से प्राप्त अंक से क्या तात्पर्य है, शेषफल को इकाई स्थान जो इकाई अंक है उसकी घात में लिखने पर जो मान प्राप्त होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं बात। और ऐसे ही जो आपका है तीनों साथ, यहां पे भी क्या होगा, घात में कितने का भाग देना है, 4 का। घात में कितने का भाग देंगे, 4 का। वो या तो विभाजित होगा या वो घात क्या होगी, अविभाजित। अगर वो विभाजित है तो याद रखना इकाई स्थान पर 1 आएगा, और अविभाजित है तो वो शेषफल से प्राप्त अंक। अब शेषफल से अंक कैसे प्राप्त करेंगे, वो शेषफल उस संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है उसकी घात में लिखेंगे और फिर वो अंक बनाएंगे। तो एक बार समझ लें, अभी नहीं याद रहेगी बात तो यहां देखो 2 अंक है 16 में इकाई अंक 6, चाहे 2 की घात 4 से विभाजित हो चाहे 8 की घात हो तो 6 आएगा। 3 संत है 21, तो इकाई स्थान में कितना है, 1 आएगा। तो याद रखना चाहे 3 की घात हो चाहे 7 की घात हो, अगर वो 4 से विभाजित है तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 1, नहीं तो शेषफल से प्राप्त अंक। अब वो शेषफल से अंक प्राप्त कैसे किया जाता है वो समझें, ये कैसे होगा। देखिए जैसे आपको लिख दिया जाए, यहां लिख दिया 102 लिख दिया, और यहां आपको लिख दिया 18, कितना लिख दिया 18। यहां आपको इकाई अंक पूछ लिया, क्या पूछ लिया गया, इकाई अंक। अब यहां समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, बस आप ये देखें इकाई स्थान पर तो 2 है, सही। अब यहां देखो ये विभाजित है गया 4 से, अविभाजित है। अगर भाग देंगे, जैसे 18 में अपने भाग दिया 4 का, कितनी बार गया, 4 बार, 16 कितना बचा 2, तो ये नहीं जा रहा ना भाग, तो ये 2 जो शेषफल बच गया, आप इस इकाई स्थान के जो अंक है उसकी घात बना दो, कितना हो गया 4, तो इकाई स्थान पर 4 आएगा। अगर मान लो आपको लिख दिया जाए यहाँ 107 और यहाँ लिख दिया 24, तो घात इसमें 7 की घात देखें, 7 घात 24 है, 24 में 4 का भाग जाता है ना, तो कितना आएगा, यहाँ 4 का पूरा भाग जाता है, तो यहाँ आप कितना लिख देंगे, 1, कितना आ जाएगा 1, ऐसे होता है। समझ रहे, थोड़ा सा और समझते हैं इसको आगे एक बार। देखिए एक सेकेंड, इनको तो हटा देते हैं अपन, ये लो, ओके। और ये आगे समझते हैं थोड़ा सा। मान लो आपको कह दिया यहाँ, मान लो 2 है, 2 की घात है 5, सही है। जैसे 5 है तो यहाँ भाग जाएगा क्या, पूरा नहीं जाएगा, यानी एक बार बचेगा शेषफल, तो ये 2 आएगा। अगर बेसिक तरीके से अपन इसको ओपन करके देख लें तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। तो कितना हो गया 32, 32 में इकाई स्थान पे कितना है, 2 है। समझ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ लिख दिया जाए 2 की घात 4 है, सपोज दैट, तो घात में भाग जा रहा है तो कितना आएगा, अभी कहा था 2 × 16 तो कितना आना चाहिए 6, चाहे लिख के देख ले इतना ही आएगा। समझ रहे हैं। अब मान लो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ कह दिया जाए कि 102 की घात तो है 16 प्लस 108 की घात है 17, तो यहाँ देखें 4 2 है, भाग जाएगा पूरा तो कितना आएगा 6, यहाँ 8 है लेकिन भाग जाएगा, शेषफल बचेगा, कितना बचेगा 1, तो वो 8 के हाथ में 1 में लिखेंगे तो 8 ही आ जाएगा, तो कितना हो गया 14, तो इकाई स्थान पे कितना है 4 आएगा। ऐसे होता है। मान लो अगर यहाँ कह दिया जाए, आपको कह दिया कि 123 की घात है 96 प्लस 117 की घात है
यहाँ पे 117 की घात देते हैं अपन 25। सही है, तो यहाँ तो 3 की घात में जा रहा है भाग, तो कितना आएगा 1। 7 की घात में नहीं जा रहा है, तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 की घात में 1 लिखेंगे तो 7 ही आएगा, तो कितना आ गया 8। ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात? थोड़ा और अगर आप चाहें तो अब इसके थोड़े से क्वेश्चन सोल्व बना के एक बार अपन देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि यहां दे दिया 109 की घात है 16 और 118 की घात है 12। सही है, यहां पे आपको पूछ लिया इकाइयां। अब सारे को नियम वो याद रहने चाहिए बस, ठीक है। तो यहां अपन इसको सोल्व करें तो 9 की घात है, जब 9 की घात क्या होती है विषम, तो कितना आता है 1, तो यहां तो आएगा 1। और यहाँ 8 है, अगर ये 4 से विभाजित है तो कितना आएगा 6, तो विभाजित है 6 की घात, तो ये कितना हो गया 6, तो कितना हो गया अपना 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। मान लो अगर यहाँ गुणा होता, जैसे अगर ये क्वेश्चन में लिखा होता 109 की घात 16 गुना 118 की घात 12 और यहाँ पूछ लेता अपने को इकाई अंक, मान लो ऐसा पूछ लेता, तो अपने वही है, ये तो कितना हो गया 1 आएगा और ये कितना हो जाएगा अपने आया 6, तो यहां गुणा करेंगे तो कितना हो जाता 6। ये ऐसे है, आ रही है समझ में? बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये नियम, ये 4 अंक ऐसे जिनकी घात कुछ भी हो ये रिटर्न आएंगे। 4 और 9 क्या होते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये अपनी घात पे विषम पे तो स्वयं आएंगे, और 4 की अगर सम है तो 6 और 9 की सम है तो 1। नहीं याद है तो 9 का क्यूब 64 तो 4, 9 का स्क्वायर तो 6, 16 में यही होगा। और 9 की घात देखें, जैसे 9 की घात विषम लो आप 3 लो तो 729, तो 9 ही आ रहा है, 9 की घात 2 लो तो 81 तो 1। अब बच गए कितने 2 3 7 8, तो 2 और 8 2 अंटे 16, 3 संत 21। अगर इन दोनों की घात में किसका भाग जाए 4 का, तो 2 अंटे 16 तो 6 आएगा, और 3 संत 21 तो दोनों पे 4 से विभाजित है तो 1। नहीं तो शेषफल से प्राप्त अंक, वो शेषफल से प्राप्त अंक कैसे किया जाता है, शेषफल को इकाई अंक के घात में लिखकर वो अंक प्राप्त किया जाता है। आगे आता बात समझ में? और जितना आप इसको एक बार ढंग से बैठेंगे कॉपी में लिखें, फिर देखें समझें फिर याद करें, फिर आगे ज्यादा समझ में आएगा। और आप है ना जो नए स्टूडेंट है जो आज ही जुड़े हैं वो पिछले 3 वीडियो और देखें तो आपके और ज्यादा समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको यहाँ तक नंबर सिस्टम समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी डिवाइस है उस पर एक बेल या घंटी का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप दबा दें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।